आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू एक और विश्व नेता से मिले थे, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा भाषण दिया, अरब देशों और फिलिस्तीन के पक्ष में बात की और नरसंहार के बारे में बात की। केरल और अन्य जगहों के वैश्विक मुस्लिम समुदाय ने उनकी जोरदार सराहना की। मुझे नहीं पता कि व्हाइट हाउस कार्यालय में उनके बीच हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने लोगों ने देखी, क्योंकि मैंने इसे पूरा देखा। मैं पहले दिन से ही यह कह रहा हूं, यह उर्दू वाला अपने लक्ष्य प्राप्ति के बारे में यही कहता है। तुर्की के साथ भी यह सिर्फ उनके निजी मुद्दे हैं। शुरुआत में वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने तुर्की को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तुर्की को एकजुटता से आगे बढ़ाया। बाद में वह सत्ता के लालची हो गए और वही रहना चाहते थे। वजह यह थी कि एक समय वहां एक बड़ी जनता थी। एक समय ऐसा आया जब वह पूरी जनता बदल गई और उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। एक अंतरधारा है, युवाओं में प्रतिरोध है, बेरोजगारी है, कई देशों पर अघोषित 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 आर्थिक प्रतिबंध है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। ये प्रतिबंध अघोषित है। ये तुर्की कारें और तुर्की के व्यापारी अमेरिका नहीं जा सकते। व्यावसायिक वीजा प्रतिबंध है। आप जानते हैं, तुर्की की स्थिति बहुत खराब चल रही है। तुर्की के राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। अब हमारे भाई, हमारे इस्लामी भाई, हर समय मैं कहूंगा कि वह जो कह रहे हैं वह झूठ है, क्योंकि रणनीतिक विश्लेषक उनके बारे में बहुत बुरा कहते हैं। तुर्की के लोग खुद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहते हैं कि वह 1% भी इस्लामी लगाव जो दिखा रहे हैं यह शून्य है। यही वे कह रहे हैं, यही सच है, यही सच है, क्योंकि यह इजराइल अवश्य ट्रंप के त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है, यानी तीनों फिलिस्तीनी और वे सभी इस समझौते का हिस्सा है। पहले उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई तुर्की को। तुर्की इस पर पूरी तरह सहमत हो गया और कहा कि उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें क्या चाहिए? वे उन्हें F-35 नाम की चीज, उसके स्पेयर पार्ट्स और F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहे हैं। वहां एक अमेरिकी बेस है, उन्हें इसकी जरूरत है। वे कहते हैं उनकी पहली इच्छा के रूप में, और दूसरी मांग उनके लिए वीजा प्रतिबंध है। तुर्की नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध, यानी उनके पास आगमन वीजा था, उन्हें पहले इसे वापस लेना होगा। तीसरा, अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था को उछालने में उनकी मदद करे। अन्य यूरोपीय देश तुर्की के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते रहे, यह उनकी मांग है। वे फिलिस्तीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे इस्लामी देशों के बिग ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक धोखा है। वे वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को स्वीकार कर रहे हैं। यह एक फर्जी आंकड़ा है जिसे हत्यारे ने धोखाधड़ी और घोटाले के हिस्से के रूप में बनाया है। वे कह रहे हैं कि इस्लामी प्रेम धोखाधड़ी और घोटाले का एक हिस्सा है। या आप इस शांति समझौते को आंख बंद करके स्वीकार कर सकते हैं, जो इजराइल का इतना समर्थन करता है। वे इस पर इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि किस तरह से यह एक खतरनाक स्थिति बन गई है। अमेरिका ने आपके अमेरिकी डीप स्टेट के कार्यों को प्रतिबंधित और अवरुद्ध कर दिया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि तुर्की में उर्दू लोगों को खत्म करने के लिए उन्हें बहुत समय चाहिए। वे इसे चलाना जानते हैं। इसलिए अमेरिका को ऐसे सभी अभियानों को फिलहाल रोक देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उर्दू लोग वहां बने रहें, क्योंकि वहां सिर्फ इस तरह के हथकंडे और उसकी जरूरतें हैं। अब अमेरिका तुर्की को F-35 देगा। अगर वे F-16 और दूसरे हथियार देते हैं तो उनके पास सोर्स कोड और किलर स्विच मौजूद है। इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं किया जा सकता। यह अमेरिकी कमांड है। वे इसे सब ब्लॉक कर सकते हैं। वे इसका पूरा रखरखाव कर सकते हैं। कहे कि अमेरिकी रक्षा ठेकेदार, चाहे वो F-35 हो या हथियार, S-400 यानी रूस द्वारा दी गई वस्तुओं को भी खत्म कर रहे हैं, और पैट्रियट मिसाइल, एंटी डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तैयार है। ये सब जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तुर्की बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उनमें जरा भी ईमानदारी नहीं है। यूएई और सऊदी अरब उससे कहीं ज्यादा ईमानदार है। वे चाहते हैं कि यूएई और सऊदी अरब इस मुद्दे को सुलझाएं।
तुर्की चाहता है कि वे इस मामले को देखना होगा क्योंकि उनके पर्यटन को देखें, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत गिरावट आई है। और उनका दूसरा राजस्व पर्यटन है, जिसे वे इस्लामी देशों का गॉडफादर कहते हैं, जो कि पाखंड है। पहली बात, उन्हें फिलिस्तीनी लोगों से प्यार है। दूसरी बात, वे पाखंडी है। हमास के कई नेतृत्व उनके वित्त से जुड़े हैं। कई लोग तुर्की में हैं। तो आप जानते हैं, तुर्की ने खुद कहा कि उन्होंने इजराइल में मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आपने इसे एक बड़ी घटना के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन आपको जो पता चला वह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें विषाक्त पदार्थों के नाम पर छोड़ने के लिए कहा और उन्हें चले जाने के लिए कहा। यह सब एक ऐसा खेल है जिसे तुर्की, अमेरिका और इजराइल जानबूझकर खेल रहे हैं। उन्होंने वहां इतने सारे लोगों को रखा है। कतर जितना खेल रहा है, कतर उससे थोड़ा ज्यादा ईमानदार है। ये वहाबी और सलाफी, ये उर्दू लोग, उनमें से 1% भी ईमानदार नहीं है। उनका अपना व्यवसाय है, अपना पद है, अपने रिश्तेदार है, अपने बच्चों का व्यवसाय है। उनका एक बेटा यूक्रेन में तुर्की ड्रोन बना और बेच रहा है। वह यहां रूसी ड्रोन भी खरीद रहा है। तुर्की कितना अवसरवादी है, यह समझने के लिए वह कहता है उर्दुआन। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो वह फिलिस्तीन और हमास को जो कुछ भी दिखा रहा है वह अवसरवाद है। यानी वह धैर्य की पूरी कमी दिखा रहा है। वह अपनी जरूरत की हर चीज अमेरिका से खरीदेगा और इजराइल उसके हितों के अनुसार सब कुछ करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 या 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमास से जुड़ा उनका एक संचालन और वित्तीय कार्यालय है। तो वे सभी लोग कहा गए जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सभी लोगों को छोड़ दिया और बस। बात यह है कि मैं एक शक्तिशाली सुपर आर्थिक सैन्य शक्ति की बात कर रहा हूं। अगर वे उनकी बात मान ले तो तुर्की जा सकता है। अगर तुर्की अब पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, तो अगर भारतीय प्रशासन अमेरिका से बात भी करे तो भी इसे कम किया जा सकता है। मैं इसे अमेरिका की शक्ति कह रहा हूं। इसलिए केवल वही देश है जो उन पर निर्भर है। वे दुनिया में सबसे ज्यादा मौजूद रह सकते हैं। वे जीवित रह सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को इसी तरह स्थापित किया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया के सभी देश इस ब्राजीलियाई राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रीका की तरह यह सब आगे बढ़कर अंततः अमेरिका के पांव में आ गया। बस इतना ही। यही हमें भारतीय प्रशासन को समझने की जरूरत है। हम इसे चुनौती नहीं दे पाए हैं। इसे चुनौती देने में बहुत समय लगेगा। तुर्की ने यही खोजा है। उन्हें हथियारों की जरूरत है। उन्हें अपनी सुरक्षा समस्याओं की जरूरत है। उस देश के अस्तित्व के लिए आतंकवाद के मुद्दे हैं। फिर अतरास्त है। ये तथाकथित इस्लामी देश एक बड़ा धोखा है। बस यही एक चीज है जो अस्तित्व में है। उर्दू लोगों यानी बेंजामिन नेतन्याहू का एक किस्सा जो उर्दू लोगों को देखने के बाद दिखाई देता है। यही भू राजनीतिक कूटनीति है जो सही साबित हुई है। तुर्की कैसे खेल रहा है? तुर्की जो गंदा खेल खेल रहा है उसे अब दूसरे देश भी समझ गए हैं। इसीलिए कई देशों ने उससे दूरी बना ली है। जब तुर्की नामक देश का इजराइल से टकराव हुआ था तो वे कई तरह से उनकी मदद कर सकते थे। उन्होंने कोई मदद नहीं की है। ईरान के पूरी तरह खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ मीडिया में और ईरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि अंदर भी बोला है। ईरान यानी तुर्की के खिलाफ खेलना एक तरह से अलग ही घटना है। जैसा कि हम जानते हैं, मीडिया ने कहा, वैश्विक मीडिया, भारतीय मीडिया, केरल मीडिया, मिस्र लड़ने के लिए सो रहा है। तुर्की लड़ने की तैयारी कर रहा है। इजराइल। उस समय मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बस वो देश हैं जो अमेरिका के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। ये सभी आर्थिक रूप से बहुत स्थिर है। इन सबको दूसरे देशों से हथियार चाहिए क्योंकि रूस नाम का देश हथियारों के मामले में गायब हो चुका है। यानी रूस, जिसे वैश्विक सैन्य शक्ति कहा जाता था, यूक्रेन युद्ध में वैश्विक हो गया है और उसने देख लिया है। अब वे जिस एकमात्र देश पर निर्भर हो सकते हैं वह है अमेरिका, क्योंकि चीन अपनी भूमिका में तभी आ सकता है जब रूस पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यानी हथियारों के मामले में दुनिया में एकमात्र निर्विवाद देश अमेरिका रहे। इसलिए और इसी तरह आर्थिक रूप से भी ये सभी देश एक हद तक यानी 50 से 60 से 70% तक अमेरिका के गुलाम है। उस लिहाज से मैंने कहा कि भारत को भी अमेरिका के साथ यह मामला सुलझा लेना चाहिए और इसे सामरिक रूप से सुलझा लेना चाहिए, वरना भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा।